Morning students, this is Onish Kumar Barnwal from Kumar Onish English Focus, and I have brought up a very special topic for the students of class 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th from CBSE board. The students from CBSE board, UP board, Board of Bengal, Board of Bihar, ICSE board. It means I want to say this is for everyone and not for academic only, for all the competitive examinees. So students, मैं आज वॉइस पार्ट 2 में पहुंच गया हूं और आज के इस क्लास में हम लोग और कुछ चीज़ों को सीखेंगे। जैसा कि पहले वाले भाग में पार्ट 1 में वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें आपको पता चल गया होगा कि पास्ट की पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों को आपने उसमें से सीखा होगा। हमारे कन्वर्सेशन में दोनों प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जो पैसिव के हैं और एक्टिव के हैं। एक्टिव 90% है, जबकि पैसिव के सेंटेंसेस 10% ही बोले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसको हम ध्यान से सीखेंगे, और हमारा ये विश्वास है कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले एक्टिव इनटू पैसिव, दो प्रक्रिया इसके अंतर्गत हम लोगों को सीखना पड़ता है, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव में लाना। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे काउंटिंग हम 1 to 100 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक इसी तरीके से हम उल्टी गिनती जिसको हम लोग कह सकते हैं वह भी हम लोग गिन सकते हैं। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। तो इस तरीके से हम को दोनों क्रिया आनी चाहिए, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। परंतु बट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द न्यू लर्नर्स, दे हैव to know only and only active to passive process। किसी भी नए लर्नर को एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को बदलना हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मानना है विद्वानों का, ग्रामेरियंस जो हमारे हैं उनका ऐसा मानना है कि एक्टिव टू पैसिव अगर बच्चे को आ जाता है तो पैसिव टू एक्टिव वह स्वयं समझ लेता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मली बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार के सेंटेंसेस का वॉइस नहीं बदलता। सबसे ये सिंपल है, टेंस वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं आप, जिसमें हमने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ाया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के होते हैं सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, उसमें मुख्य क्रिया का, मेन वर्ब का अभाव होता है। देयर इज लैक ऑफ मेन वर्ब इन ऑल द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। देन माय डियर स्टूडेंट्स, वह वाक्य, वे सेंटेंसेस, दोज सेंटेंसेस which have no main verb can't be changed their voice। मतलब वे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया का अभाव होता है उनको कभी भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, या कभी उनके वॉइस में कोई परिवर्तन नहीं होता। सीधे सीधे हम अगर देख लें, अगर हम कहते हैं ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, इसमें कहीं मेन वर्ब नहीं है। इट मीन्स इस सेंटेंस पर इसका वॉइस चेंज होगा कि नहीं
इस पर हमें सोचना ही नहीं है। इस प्रकार के जितने सारे सेंटेंसेस आएंगे उन्हें वॉइस से हमको दूर करना है, तो पहले हम इसको कट कर देते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिव में होते हैं, एक्टिव में ही पढ़े लिखे और बोले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप गोली देख रहे हैं, गोलियां कुछ हमने यहाँ पर फॉर्म किया है और आप पिक्चर भी देख रहे होंगे। हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले एक्टिव में अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप हमारी बात, बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी। इफ यू फाइंड एनी सेंटेंस इन हिंदी और इन इंग्लिश, स्पेशली इन इंग्लिश, इन विच देयर इज मेन वर्ब, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज इट्स वॉइस। किसी भी वाक्य में अगर मुख्य क्रिया है तो निश्चित रूप से उस पर हम 2 मिनट सोच सकते हैं, उसके वॉइस को हम चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। ये हो सकता है कि जितने सारे एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के जितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हो सकता है उसमें न हो, परंतु सबसे पहले हम फॉर्मली देखते हैं। सभी प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में हम बदल सकते हैं जिसमें मुख्य क्रिया आती है। तो ये आप गोली देख रहे होंगे। इंटरमीडिएट तक बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑक्सफर्ड की बुक है, उसमें नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्सफर्ड की जो मोटी वाली बुक है उसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। याद रखें कि आपको जितने सारे हमारे टेंसेस होते हैं, हमने आपको 15 पढ़ाए हैं, वैसे 12 होते हैं, तो ये 3 तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके सेंटेंसेस जो होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब ये हमारे जो 12 टेंसेस हैं, ये इंडेफिनिट ग्रुप हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस ग्रुप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस पक्षी के, हमने एक पक्षी का फॉर्म बनाया है, या पक्षी को एक फॉर्म किया है, एक बर्ड को फॉर्म किया है। इस पक्षी, इस बर्ड के बॉडी में जितने टेंसेस आते हैं उन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ध्यान से सुने, इस पक्षी के बॉडी में, इस बर्ड के बॉडी में जितने टेंसेस आ रहे हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे कौन आ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये फॉर्म हमेशा आप याद रखें, पक्षी आप बना करके समझ सकते हैं किन किन का नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स, किन का बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। परफेक्ट में तीनों का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखा। अब इसके आगे हम लोग और कुछ जानते हैं। आइए, इसे आप अपनी नोटबुक में, वर्कबुक में ज़रूर उतारें। और अब हम उस ओर चलते हैं जहां हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। सबसे पहले एक्टिव इनटू पैसिव ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में रखना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले कोई हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, एक बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आई लव यू, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट मोस्ट ऑफ, ऑल द स्टूडेंट्स like this sentence. Students, if you are watching this video, you
Like also this sentence, I love you. I also like I love you sentence. This is beneficial for each and every one. तो स्टूडेंट्स, हमने एक सेंटेंस लिखा है और इस एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम बदलना चाहते हैं। तो आप के कौन से कदम होने चाहिए जिससे आप इसको बदल सकते हैं? आपके कौन से कदम होने चाहिए जब एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आप ले जाएं, तो उनको फॉलो करें। आपको क्या करना होगा, आइए हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, यदि एक सेंटेंस आपके सामने है तो और इसे आप पैसिव में ले जाना चाहते हैं, पैसिव में ले जाना चाहते हैं, ये एक्टिव में है। ये आपको कैसे पता चला कि एक्टिव में है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर हर बार मैं तो नहीं रहूँगा ना, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है? सपोजिंग कोई आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया और कहा कि इसे पैसिव में चेंज करो। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम पैसिव इनटू पैसिव? तो आप ध्यान रखें, हमने आपको जो पहले वीडियो में बताया है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें हमने कई सारे रूल्स बताए हैं, लगभग 4। इज़, मार, वाज, वर के बाद B3 आए। क्रिया की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में आ रही है तो आप थोड़ा संशय कर सकते हैं, थोड़ा संदेह रख सकते हैं कि कहीं ये पैसिव में तो नहीं है। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेंटेंस पैसिव में किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। एट एनी कास्ट द सेंटेंस डजंट हैव इट्स रिकॉग्निजेशन एज पैसिव। तो ये सेंटेंस एक्टिव में है, इस बिना पर, इसके बल पर हम कह रहे हैं। तो ये एक्टिव के सेंटेंस हैं और इन्हें हम पैसिव में ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। पहले कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। ऑब्जेक्ट आपको पता लगाना होगा। और दूसरा, उस सेंटेंस के टेंस को जानना होगा। ये 2 चीज़ें बहुत ही चीफ है, बहुत ही मुख्य है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, तो आपको बताऊं कि अगर आप एक सेंटेंस को पैसिव में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे पता लगाएंगे? पहले आपको मैं बताऊं कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है यह 2 तरह का होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, आपने वर्ब का टाइप सुना होगा, ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब 2 प्रकार के हैं, एक सकर्म क्रिया, एक अकर्म क्रिया। कैसे पता चलेगा? हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपको यह सीखना ही पड़ेगा ध्यान से, और कई बार इसको देख करके आप सीखें। ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम होम से क्वेश्चन बनाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। मी, अस, यू, हिम, ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस हैं, इन सबको इनडायरेक्ट पहले हम पता लगाते हैं। आई लव, तो दोनों को पहले फिट करते हैं। व्हाट, आई लव। प्रश्न बनाइए, व्हाट आई लव, मैं क्या प्यार करता हूँ।
तो ये तो क्वेश्चन ही, क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन फिट है? व्हाट आई लव? नहीं, ये गलत है। तो फिर whom का प्रयोग करते हैं। whom आई लव मतलब किसे मैं प्रेम करता हूं। आप देख सकते हैं यहां यू इसका आंसर है। ये प्रश्न है, ये यू आंसर, ये क्वेश्चन हुआ, ये आंसर हुआ यू। whom आई लव, यू। मैं किससे प्रेम करता हूं? आपसे। इट मीन्स यू एक ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो डेफिनेटली द सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। वह किसी भी टेंस का हो, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो हम उसको पैसिव में बदल सकते हैं। उन नियमों को हम बाद में जानेंगे, पहले और अच्छे तरीके से इसको हम समझते हैं। ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बता दूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस में जो शब्द आते हैं, जैसे मी, यू, अस, देम, हिम, हर। अगर ये शब्द आपको किसी सेंटेंस में आते हैं तो डेफिनेटली उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एकदम आपको इसके लिए डीप स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इन सेंटेंसेस को इन शब्दों को दिए गए सेंटेंस में चेक करें ये है कि नहीं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, बिना प्रश्न बनाए हम चेक कर लिए, ओ ये तो है। परंतु याद रखें इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूज़न ये है, ये शब्द के ये सेंटेंस के शुरू में भी आ जाता है तो, और बाकी ये सब सेंटेंस के शुरू में नहीं आते। ये आ सकता है क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव में भी यू ही होता है, इसलिए देयर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन रिलेटेड टू यू। इफ इन अ सेंटेंस यू कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस तो वह ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। हमेशा ये सारे शब्द सेंटेंस के बाद सेंटेंस में अंत में कहीं आने चाहिए। जैसे मैं एक दूसरा सेंटेंस पुट करूं, आप देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। एक्टिव का सेंटेंस, जैसे अगर मैं कहूं गिव मी 5 रुपीज़, गिव मी 5 रुपीज़, ये एक्टिव में है। तो सबसे पहले आप उसमें उन दिए गए शब्दों में से जो आपने अपने नोटबुक में उतारा है उसको आप चेक करिए। देखिए आपने देखा इसमें मी आया है, इसका मतलब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा ले लेते हैं, माई मदर गिव्स हर डॉटर a glass of milk, glass of milk। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं वो शब्द कहीं आया है, हाँ आया तो है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस का नहीं बल्कि पॉसेसिव केस का कार्य कर रहा है। तो सी का जो पॉसेसिव केस है और जो ऑब्जेक्टिव केस है वह दोनों हर ही होता है, अतः ये तो आपने देखा। पहले इस एक और सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं। सी बिलीव्स ऑन, सी बिलीव्स अस एज रॉबर्स।
आप चेक कर सकते हैं सेंटेंस में अस आया है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है। इस सेंटेंस को पैसिव में हम लोग रख सकते हैं। और सेंटेंसेस लेते हैं, और सेंटेंसेस ले लेते हैं। आई किल्ड देम। हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सेंटेंस इज हैविंग ऑब्जेक्ट? इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। उन 6 शब्दों में से आपने देखा इसमें देम आया है, इसका मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी हो गई। इट मीन्स इस सेंटेंस को भी आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, आपको एक होमवर्क छोड़े जाता हूँ, आपको देता हूँ। जब आपने ये देखा कि किस तरीके से आप, तो पहले आप अंग्रेजी के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखें और उसके बाद आप प्रश्न बना करके, नहीं, पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को खोज लेना है। आपको देख लेना है मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इनमें से कोई आ रहा है क्या? आ रहा है तो उसे इनसर्किल करिए उस शब्द को और आप लिखिए कि ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, तो देखिए आप कैसे इसको आप चेंज करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे आई गेव 100 रुपीज़। अब देखिए ना, इससे आप व्हाट्सएप क्वेश्चन बनाइए, व्हाट आई गेव, तो आपको आंसर मिल ही रहा है 100 रुपीज़। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। और कुछ लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो देखिए व्हाट, आई एम गोइंग। आप खुद ही चेक कर सकते हैं, इज इट अ क्वेश्चन? इट इज नॉट अ क्वेश्चन, ये प्रश्न नहीं है। इसका मतलब कि इस पर प्रश्न बन ही नहीं रहा है। इट मीन्स द गिवन सेंटेंस कांट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। ना तो इसमें डायरेक्ट स्पीच ही, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। और एक आपको मोटी बात बताऊं, वे सेंटेंसेस, वे अंग्रेजी के वाक्य जिसमें वर्ब, ध्यान से देखिए सुनिएगा, वर्ब वीप, स्लीप, गो, कम, जंप, कुछ इस तरीके की क्रियाएं आती हैं। अर्थात व्हेन इन अ सेंटेंस सच टाइप ऑफ वर्ब्स कम, इनका कोई भी फॉर्म अगर किसी भी वाक्य में, किसी टेंस के वाक्य में अगर आता है तो आप जान लें कि उसको पैसिव वॉइस में हम नहीं बदल सकते हैं। उसमें रन भी है, इसमें रन क्रिया भी है, रन, वीप, वेप्ट, वेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। कोई भी इसका फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि तब इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्रियाओं को, माय डियर्स, ऐसी क्रियाओं को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। विंट इसको आप कह सकते हैं। इसका मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव, मतलब अकर्म क्रिया। इनके साथ ये क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ कर्म को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो एक बार पुनः आप सोच समझ लें। इफ यू फाइंड अ सेंटेंस एंड इन द सेंटेंस
any form of these, one of these verbs is used, the sentence can't be changed into passive voice. Such type of verbs are called intransitive verb. It means at any cost, at any condition, object can't be added with these verbs. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक विशिष्ट एक होमवर्क है, और होमवर्क ये है कि आप पहले अगर इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखें कि आपको पहले 20-20 सेंटेंसेस लिखने चाहिए। कोई भी 20 सेंटेंस आप किसी भी टेंस का, किसी भी तरीके का आप लिख लें पहले, और टेंस से हो तो अभी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 20-20 सेंटेंसेस को लिखें और उसके बाद उसमें से आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। उन 20 सेंटेंसेस को जो आप लिखेंगे, डेफिनेटली उन सेंटेंसेस में ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। आपको वही फाइंड आउट करना है, वे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट का अभाव होता है उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फॉर्मेशन में जो वॉइस पार्ट 3 होगा उसमें हम आपको फॉर्मेशन इसका और रिकॉग्निशन वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन इसका होमवर्क करें और आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे बताएं। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉइस और एनी टर्म ऑफ ग्रामर, यू मे आस्क बाय कॉलिंग मी, you may ask by comment। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। I'll see you in next video। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।